गुड इवनिंग अगेन। आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हमारी बुक में काफी अच्छे से इसको दे रखा है। तो जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है वो तो हमें पढ़ना ही है, और जब हमारा बोर्ड का सिलेबस जब हम पढ़ लेंगे तो इसमें इतनी सारी चीजें दी हुई है कि हमारा जो नीट का जो टॉपिक है वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छे से इसको समझिएगा, बड़ा टॉपिक है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब भी हमें रेस्पिरेशन का कोई कहता है, सीधी सी एक बात दिमाग में आती है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, वो बाहर। जब भी हमें कोई भी रेस्पिरेशन का कहता है, कोई हमें ब्रीथिंग का कहता है, हम सिंपल सा एक ही बात दिमाग में लाते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। और अगर हम सही से डिफाइन करें, हमारे पास दो चीजें आ जाती है, एक रेस्पिरेशन तो दूसरा ब्रीथिंग। फिर जब आपको कहें कि रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है, तब भी आप रेस्पिरेशन को भी ऐसे ही डिफाइन करते हो, O2 अंदर आना, CO2 बाहर जाना। फिर आपको कहे कि ब्रीथिंग क्या है, तो आपने यही डेफिनेशन बोली, अंदर बाहर करना एयर को। इनहेल एक्सहेल क्या है ब्रीथिंग। इन दोनों में छोटा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है और उसके साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको पूछा जाए ब्रीथिंग क्या है, तो आप कहेंगे कि फिजिकल प्रोसेस, दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर, दैट इज इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। और अगर आपको कोई रेस्पिरेशन पूछता है और तब भी आप यही बताते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन फर्क यह है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, तो ये रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O और साथ में मैंने लिख दिया 38 ATP। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या होता है? तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आपने 11th में ये रिएक्शन पढ़ी है और सभी को अच्छे से याद भी है कि ये रिएक्शन जो है वो बहुत बड़ी रिएक्शन है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास में 3-4 पाथवे आते हैं। अगर इस रिएक्शन को ओपन करना है तो मुझे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना होगा, मुझे क्रैश साइकिल पढ़ना होगा, उसके बाद में ETS पढ़ना है, लिंक रिएक्शन पढ़ना होता है। ये सारी चीजें पढ़ते हैं तब जाकर हम ये एक रिएक्शन लिख पाते हैं। और इस रिएक्शन को देख के लग रहा है कि ये किस रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, तो आपने कहा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। कौन सी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन से तो आपको समझ आ ही गया है कि एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक।
एरोबिक रेस्पिरेशन की मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है कैसे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, 38 एटीपी का। दूसरी चीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद आपको मालूम है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो किसमें टूटता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अगर एनारोबिक के बारे में आपको याद कराया जाए तो आप कहेंगे कि एनारोबिक में सर 2 एटीपी ही बनते हैं। एनारोबिक में क्या होगा, तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और कितने एटीपी बनते हैं, तो केवल 2 एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। बच्चों 2 मिनट है ना। वैसे कभी जाती नहीं है, लेकिन आज इस समय मैं बोलता हूँ, आप सुनते रहिए, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी। तो एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है, जबकि एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। वहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिन्हें हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम उन्हें सिंपली कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद में आपसे पूछा जाए सिंपल सा, हेलो सर, लाइट गई क्या? अब ये रेस्पिरेशन हो रहा है, ये रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ये ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहा है। हेलो सर, लाइट गई क्या? तो ये जो ब्रेकडाउन जो हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, तो जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, O2 जैसे हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है, और ब्लड उसे अलग अलग सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड उसे अलग अलग सेल्स तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और वहां पर सेल में जाने के बाद वो मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होता है, और इस तरह से वो मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, और सेल में एटीपी का प्रोडक्शन। तो हम सिंपल सा इस रेस्पिरेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो इसे हम सिंपल सा सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। सिंपल सा इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। इसे हम सिंपल सा क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर है इतनी सी बात, इसे हम सिंपल सा क्या कहेंगे, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तो अब हमने ऑक्सीजन ली है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, और फिर इतना सारा काम होता है। हमें यहाँ पर ये रिएक्शन की केमिकल प्रोसेस नहीं पढ़ना है, हमें ये देखना है अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज कि फिजिकल प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, हम एयर कैसे इनहेल कर पाते हैं। या हमारी ये बात नहीं बल्कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, तो गैसेस का एक्सचेंज होता है सिंपल से प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को आप सिंपली क्या डिफाइन करते हैं, तो गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर, या किसी भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल का हायर concentration से lower concentration without the expenditure of energy, that passage is known as diffusion, that transportation is known as diffusion।
तो गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन। गैसेज एक्सचेंज के लिए जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, जहां से गैसेज एक्सचेंज होती है, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो एक तो लार्ज होना चाहिए सरफेस एरिया। क्या होना चाहिए? वो लार्ज होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ताकि जो है वो एयर को आसानी से क्या कर सके, वहां से एंटर हो सके। तो वहां से आसानी से वो एंटर हो सके। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, थिन वेस्कुलर सरफेस एरिया होना चाहिए, और मॉइस्ट कंडीशन वहां पर होनी चाहिए, जिसके कारण ही वो उससे एयर जो है वो बॉडी के अंदर जा सकती है या बॉडी से बाहर निकाली जा सकती है। तो ये अपनी सिंपल सी बात थी रेस्पिरेटरी सरफेस की बात। अब सबसे पहले हेलो, अरे नहीं दूसरे गया था छोटा मुंह बात हुआ। तो ये जो है, अब गैसेज एक्सचेंज की बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में गैसेज एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, उनमें होते हैं सिंपल से स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता ही है, और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? तो मोस्टली ऑन लीफ। ज्यादातर कहां पर होते हैं? लीफ पर, कुछ स्टेम पर भी होते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? पोर्स है, टाइनी पोर्स थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज अकर। गैसेस का मेन एक्सचेंज जो है वो कहां से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। कहां पर होते हैं? लीफ। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक सिंपल सी स्ट्रक्चर अपन इस तरह से बना सकते हैं। अपन ने इसकी स्ट्रक्चर पहले कहां पढ़ी थी? प्लांट फिजियोलॉजी में इस स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ी है। इस तरह से गार्ड सेल्स बीन शेप स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्लांट्स में ही एक तो स्टोमेटा हो गई मेन गैसेज एक्सचेंज के लिए, और कौन से प्रोसेस से गैसेज एक्सचेंज की जाती है? डिफ्यूजन प्रोसेस से। उसी तरह से दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के अंदर, वो है लेंटिकल। कहां पर होते हैं ये? तो बूढ़ी स्टेम जो होती है ट्री की या श्रब्स की, वहां पर होते हैं लेंटिकल्स। जैसे ये स्टेम है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे पोर्स क्रिएट होते हैं, और यहाँ पर कई सारे लेंटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्स है, जो बार्क जो होता है ट्री का, वहां पर इस तरह से पोर्स क्रिएट होते हैं, लेंटिकल्स, और लेंटिकल्स के थ्रू क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो आप कहेंगे लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। उनमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं किसमें? एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम सिंपल से बात करें, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस। आपको मालूम है ना, ये सारे नाम पहले पढ़े एनिमल किंगडम में। प्लेटीहेलमिन्थिस, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, ये सारे जो एनिमल्स के जो ग्रुप है, इनमें रेस्पिरेशन कहां से होता है? तो सिंपल सा हम कहेंगे जनरल बॉडी सर्कुलेशन।
GBS मीन्स जनरल बॉडी सरफेस से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, केवल जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के थ्रू ही तो क्या है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसी के थ्रू ही बाहर आती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जनरल बॉडी सरफेस से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, किसमें, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर अर्थवॉर्म, फ्रॉग, इनमें कैसे होता है, तो इनमें भी स्किन के थ्रू होता है। अब इनमें तो क्या है कि पॉलीफेरा वगैरह ये जो है, इनमें तो कोई सेलुलर होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हम कहते हैं। अर्थवॉर्म, फ्रॉग, इनमें भी जनरल बॉडी सरफेस स्किन, और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये भी क्या है, जनरल बॉडी सरफेस ही है, केवल बॉडी सरफेस से ही क्या होता है, इनमें भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, इनको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग में हम देखेंगे टेडपोल लार्वा जो होता है वहां पर गिल्स से भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं इंसेक्ट्स पर। तो इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ट्रेकिया होता है और स्पाइरेकल्स होते हैं, इसके लिए गैसेस एक्सचेंज के लिए। स्कॉर्पियन और स्पाइडर की बात करें, ये कौन से हैं, स्कॉर्पियन स्पाइडर कौन से फाइलम है, ऑर्थोपोडा। इंसेक्ट कौन सा फाइलम है, ऑर्थोपोडा। तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इनमें क्या होते हैं, तो इनमें बुक लंग्स होते हैं। लिम्यूलस, जिसे हम किंग क्रैब बोलते हैं, लिम्यूलस को क्या बोलते हैं, किंग क्रैब बोलते हैं, ये भी ऑर्थोपोडा का ही एग्जांपल है, किंग क्रैब। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें बुक गिल्स होते हैं। ये बुक लंग और बुक गिल्स क्या है, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी की तरह इसमें गिल्स प्लेट बनी होती है, तो इसलिए बुक गिल्स क्या है, बहुत सारे हैं, पतले पतले वहां पर क्या होते हैं, फाइल लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, पेज की तरह होते हैं, और यहाँ पर प्लेट होती है, बुक लंग्स में प्लेटें होती है, और यहाँ पर बुक गिल्स में बहुत पतले पतले पेजेस लाइक स्ट्रक्चर वहां पर लिखे। तो ये किसकी बात थी, स्कॉर्पियन, लिम्यूलस, इंसेक्ट की बात थी कि इंसेक्ट में कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इंसेक्ट। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। प्रॉन, ये भी ऑर्थोपोडा का है। गिल्स, टेडपोल में भी किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। फिशेस की बात करें तो इनमें भी क्या होते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, लंग्स होते हैं। रेप्टाइल, एविज, मैमल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ये वाला जो रेस्पिरेशन होता है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
तो ये कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये यहाँ पर हमने दूसरे एनिमल्स में पढ़ा। अब हम सिंपल से आते हैं हमारे स्ट्रक्चर पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें, किसकी बात करें हम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे अंदर गैसेज एक्सचेंज के लिए मेन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। अब गैसेज हम कैसे एक्सचेंज की जाती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो सिंपल सा है, नोज के थ्रू यहाँ पर एंटर करती है, तो हम लिखेंगे नोज, फिर उसके बाद इंटरनल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर तो गई है, उसके बाद इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स के बाद फिर नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर नेजल कैविटी, फिर उसके बाद में आएगा नेजोफेरेंक्स, फिर ओरोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, ये जो है वो आउटर स्ट्रक्चर हो गया। रेस्पिरेटरी पार्ट नहीं है, ये कंडक्टिंग पार्ट है जो एयर को लंग्स तक ले जाने का काम कर रहा है। नोज, इंटरनल लेयर, नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स जो है नोज के थ्रू एयर जाता है, ये फेरिंक्स का पार्ट है, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जो नेजल कैविटी से जुड़ा है। फिर उसके बाद ओरोफेरिंक्स, जहां से फूड और एयर दोनों पास होते हैं, और लैरिंगोफेरिंक्स जो वहां पर लैरिंक्स जो है वहां पे। तो ये हमारे पास में क्या है, आउटर कंडक्टिंग पार्ट। अब नोज की बात करें तो नोज में देखो, यहाँ पर जो है नोज में एक तो होता है वेस्टिब्यूल यहाँ पर, उसके बाद वेस्टिब्यूल में आगे चलते हैं तो रेस्पिरेटरी पार्ट आता है, नेजल चैम्बर, और उसके अंदर स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं जिसमें डस्ट वगैरह ट्रैप कर ली जाती है, और उसके ऊपर वाला जो नोज का जो पार्ट है मतलब अंदर की तरफ, तो वो जो पार्ट है वहां पर जो है वो क्या होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है, यानी कि सेंस स्मेल के लिए वहां पर रिसेप्टर वहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कंडक्टिंग पार्ट हो गया जो एयर को लंग्स के पास ले जाने का काम करता है। चलिए अब यहाँ पर
चलिए अब यहाँ पर हम सिंपल सा हमारा जो मेन जो रेस्पिरेटरी पार्ट है उसको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो बॉक्स है वो है लैरिंक्स। ये जो बॉक्स है वो क्या है? लैरिंक्स है। लैरिंक्स को हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। और लैरिंक्स में क्या होता है? तो लैरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। लैरिंक्स में क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो साउंड प्रोडक्शन का ऑर्गन कौन सा है हमारे पास? लैरिंक्स। लैरिंक्स फेरिंक्स का सबसे लास्ट पार्ट हो गया लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। और फेरिंक्स जो है, ये जो फेरिंक्स है जिससे फूड और एयर दोनों ही मूव करते हैं, फूड और एयर दोनों ही पास करते हैं। अब इसमें से आगे की तरफ तो क्या है? विंड पाइप है, और पीछे की तरफ क्या है? ईसोफेगस। तो यहाँ पर एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, जो जब हम फूड ईटिंग के समय क्या होता है, ये फ्लैप जो है एपिग्लॉटिस वो विंड पाइप ट्रेकिया को बंद करता है, ताकि जो है वो फूड पार्टिकल विंड पाइप या ट्रेकिया के अंदर एंटर ना करे। देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी। ये जो है वो हमारे पास में क्या एपिग्लॉटिस जो क्या करता है? कवर करता है किसको? विंड पाइप को ये कवर करता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, एपिग्लॉटिस। और ये रीजन क्या कहलाता है? ग्लॉटिक रीजन कहलाता है। जब हम फूड ईट करते हैं तो फूड विंड पाइप में ना चला जाए इसके लिए कवर करता है एपिग्लॉटिस। ये जस्ट कहां पर होता है? लैरिंक्स में। उसके बाद ये जो मैंने ट्यूब बनाई है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ये जो ट्यूब बनाई है इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पर क्या होती है? कार्टिलेज रिंग होती है। यहाँ पर क्या होती है? कार्टिलेज की रिंग्स होती है, जो कि किस शेप की होती है? तो ये सी शेप कार्टिलेज रिंग होती है। ये कार्टिलेज रिंग सी शेप यानी कि इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होती है। आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ ये रिंग प्रेजेंट नहीं होती। पीछे की तरफ ये रिंग्स नहीं होती है। किस कारण से? तो पीछे की तरफ इसोफेगस ट्यूब के होने की वजह से कार्टिलेज रिंग्स जो है एब्सेंट होती है। पीछे की तरफ टी शेप रिंग्स पाई जाती है ट्रेकिया में। ये जो कार्टिलेज रिंग्स होती है ये क्या करती है? ट्रेकिया को मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। ये जो रिंग्स होती है, ये रिंग्स जो है वो क्या करती है? मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। इसी के साथ ट्रेकिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रेकिया के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं? तो फॉरेन पार्टिकल को बाहर की ओर धकेलने का काम करते हैं। कोई डस्ट पार्टिकल है या फॉरेन पार्टिकल है जो ट्रेकिया के अंदर एंटर कर रहा है, उसको बाहर धकेलने का काम किसका होता है? तो हम कहेंगे सीलिया का होता है। ट्रेकिया कोई और क्या बोलते हैं? तो इसे विंड पाइप कहते हैं। ये कार्टिलेज रिंग्स कितनी होती है? तो ये यहाँ पर 6 से 20 कार्टिलेज रिंग्स होती है। क्लियर है इतनी सी बात? इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ट्रेकिया से। अब उसके बाद फिर आते हैं लंग्स के ऊपर। हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं। ये मैंने क्या बनाए? लंग्स बनाए हैं। हमारे अंदर 2 लंग्स होते हैं। एक तो होते हैं राइट, एक तो होता है राइट और दूसरा है लेफ्ट। राइट और लेफ्ट। अब राइट जो है वो बड़ा होता है किसकी तुलना में? लेफ्ट की तुलना में। राइट जो लंग है इसमें 3 लोब्स होते हैं, जबकि लेफ्ट जो होता है उसमें 2 ही लोब्स होते हैं। ये थोड़ा सा छोटा होता है। अब छोटा होने का कारण क्या है? तो छोटा होने का सिंपल सा कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? हम सर्कुलेशन में हार्ट की बहुत अच्छी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे,
फिलहाल यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि इस जगह पर हार्ट होता है। हार्ट जनरली होता किस तरफ है, तो हार्ट होता तो दो लंग्स के बीच में है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है ना, दो लंग्स के बीच में ही होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। ये बात थी हार्ट की। लंग्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस रीजन में होते हैं, तो आप कहेंगे कि थोरैक्स रीजन में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स कहाँ पर होते हैं, थोरैक्स रीजन में लंग्स होते हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी पार्ट हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। तो थोरैक्स रीजन में लंग्स होते हैं, और ये जो लंग्स होते हैं वो एक बोनी चैम्बर में प्रोटेक्ट रहते हैं। उस बोनी चैम्बर को हम सिंपल सा कहते हैं थोरैसिक चैम्बर। ये जो बोनी चैम्बर है, इस बोनी चैम्बर का फॉर्मेशन होता है रिब्स। लेटरल साइड में क्या होती है, रिब्स होती है। और रिब्स की मैं बात करूं तो रिब्स टोटल 12 पेयर रिब्स पाई जाती है। 12 पेयर रिब्स पाई जाती है लेटरल साइड में लंग्स के। 12 पेयर में से 7 पेयर्स जो रिब्स होती है वो तो क्या होती है, ट्रू रिब्स होती है। 7 पेयर क्या होती है, ट्रू रिब्स होती है। उसके बाद 3 पेयर जो होती है वो फॉल्स रिब्स होती है। और लास्ट 1 पेयर यानी कि 11 और 12 2 पेयर, सॉरी लास्ट 2 पेयर जो है उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इस बोनी चैम्बर में ये प्रोटेक्ट रहते हैं। तो एक बार यहाँ पर इतना था लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्योंकि मिटाना पड़ेगा। ये भी लीजिए रिब्स के बारे में। चलिए, ये यहाँ पर हमने इतनी बात तो पढ़ी लंग्स के बारे में। अब आगे चलते हैं। लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन बैग लाइक कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल बैग कहते हैं। ये लंग्स की कवरिंग होती है प्लूरल बैग, और इसकी दो मसल्स होती है, ठीक है, आउटर पैराइटल और इनर विजुअल लेयर। दो लेयर्स होगी, पैराइटल लेयर एंड विजुअल लेयर। ये दो लेयर्स होती है हमारे पास प्लूरल बैग। और इस बैग में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है, तो लंग्स की सरफेस को मॉइस्ट बना के रखता है। अब आगे चलते हैं। ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया यहाँ पर लंग्स की सरफेस पर आने पर ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है, और ट्रेकिया की जो ब्रांच बनती है सबसे पहले उसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। फर्स्ट जो ब्रांच बनी उसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस फिर आगे फर्दर डिवाइड होता है, और सेकंड जो ब्रांच बनती है
उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस फिर फर्दर आगे डिवाइड होता है और अब जो आगे ब्रांच बनी उसको कहा टर्शियरी ब्रोंकस। फिर उसके बाद टर्शियरी, क्वाटरनरी और फिर उसके बाद में लास्ट में ऐसे ब्रोंक्यूल और उसके बाद फिर क्या होता है एल्वियोलाई। तो ब्रोंक्यूल और फाइनली वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पर जाकर क्या होते हैं खत्म होता है। फाइनली वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पर जाकर एंड होता है। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या कहते हैं एल्वियोलाई कहते हैं। जो मैंने इस तरफ बनाया है इसी तरह से पूरा डायग्राम बना हुआ होता है। इस तरफ दोनों लंग्स में डायग्राम सेम होता है। यही सारी ब्रांचेज होती है। पहली ब्रांच को प्राइमरी, अगली ब्रांच सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, क्वाटरनरी, इस तरह से और लास्ट में स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? ये लंग्स की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर फाउंड इन लंग्स। मिलियंस में एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जो एल्वियोलाई है हम बाद में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। इसकी जो वॉल होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है और इसकी वॉल के थ्रू ही क्या होता है O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक, चलिए उसके बाद ये है डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है और ये जो डायफ्राम होता है ये किस शेप का होता है? डोम शेप का होता है। ठीक है, डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप का होता है और हमारे शरीर का डायफ्राम की जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट है हमारे बॉडी का उसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। आप थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग किस स्ट्रक्चर से करेंगे तो आप कहेंगे कि थोरैक्स और एब्डोमेन को डायफ्राम की सहायता से अलग किया जाता है। ठीक है, डायफ्राम का शेप कैसा होता है? तो ये डोम शेप का होता है। किस शेप का होता है? ये डोम शेप का आपको नजर आ रहा है, डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे लंग्स, साइड में रिब्स, नीचे डायफ्राम, आगे की तरफ ये जो बोन होती है इसे स्टर्नम कहते हैं, पीछे की तरफ जो बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल बोन। ये चारों चीजें मिलकर थोरैसिक चैम्बर का फॉर्मेशन। लिख लीजिए इसे। चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो बच्चे नीट की क्लास में नहीं आते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि नीट की जो क्लास चलती है 10 o'clock पे, उसमें भी आप जुड़ो, समझो। हम नीट के क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करते हैं। नीट में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जरूर उसमें भी जुड़े ताकि बेनिफिट ले सकें। बायो लिया है और आगे अगर अच्छा पढ़ना ही है तो फिर पूरा पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पेपर्स वगैरह देखने हैं तो हमारे चैनल सीकेसी एजुकेशन पर आप नीट क्वेश्चन पेपर टाइप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे, 10 इयर्स के, और इस साल जो पेपर हुआ था उसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा
किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए ये सब आप एनालाइज कर सकते हो, है ना। सिंपल सा आपको क्या टाइप करना है, सीकेसी एजुकेशन टाइप करना है। सीकेसी एजुकेशन आप टाइप करोगे तो वहां पर आपको नीट के क्वेश्चन पेपर वीडियो सॉल्यूशंस के साथ और पिछले पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शेयर कीजिए। थैंक यू।